हेलो बच्चों, आज के क्लास में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो बच्चों, आज का जो हमारा विषय रहने वाला है वो है क्लास 8 का हिंदी का चैप्टर 13। चैप्टर का नाम क्या है? होंडरू का जल प्रपात। है ना बच्चों? लेखक कौन है? तो लेखक है इनके कामाता प्रसाद सिंह, मतलब कामा। क्या नाम है? काम। कामता प्रसाद सिंह उर्फ काम। बच्चों, पहले ही होंडरू वाटरफॉल के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए कि होंडरू वाटरफॉल जो है ना बच्चों, वो स्वर्ण रेखा नदी पे है। किस पे है? स्वर्ण रेखा नदी पे है बच्चों। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी पे है। ठीक है, और साथ में साथ जान जाइएगा कि सर होंडरू जो वाटरफॉल का कुल ऊंचाई कितना है। तो होंडरू वाटरफॉल का जो ऊंचाई है बच्चों, वो अगर मीटर में देखेंगे तो वो 98 मीटर है। कितना है? 98 मीटर। और अगर फीट में देखेंगे तो 322 फीट है बच्चों। कितना है? 322 फीट। ठीक है, चलिए, ये रांची डिस्ट्रिक्ट में है बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये हमारा झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बच्चों। देखिए, कहानी शुरू होता है कि छोटा नागपुर स्वर्ण स्वर्ग का एक टुकड़ा है। क्या बच्चों? छोटा नागपुर जो है वो क्या? स्वर्ग का एक टुकड़ा है। ठीक है, जमीन में हरियाली, आकाश में नीलिमा। जमीन हरियाली है, हरा है, और आकाश नीला है। देखिए, दिखाया गया जमीन ग्रीन है और आकाश नीला है। पग पग पर पहाड़ों को देखकर धरती भी उबड़ खाबड़ और ऊंची हो गई। क्या बोल रहा है? जो पग पग पर इतने पहाड़ देखे हैं कि धरती खुद उबड़ खाबड़ हो गई। आगे है बच्चों। ठीक है, ऊंची हो गई। तीव्र धारा और गंदले पानी के साथ नदियां बल खाती बह रही है। धारा तेज और पानी से भरा हुआ नदियां बल खाती हुई बह रही है बच्चों। जिन्होंने मैदानों को की छाती चीरकर, क्या नदियां क्या किया है? मैदानों की छाती चीरी है और पर्वतों का अंतर फोड़ा है। पर्वत को भी फोड़ दिया है और मैदान को भी चीर दिया है। झाड़ी झुरमुट पेड़ पौधे और लता गुल्मों के साथ जंगल अपनी जगह पर आबाद है। जंगल अपनी जगह पे आज भी विद्यमान है, आबाद है। जिन्होंने जंगली जानवरों को शरण दिया है। है ना? बोलता है क्या? वो जंगल है जिन्होंने जंगली जानवरों को क्या दिया है बच्चों? शरण दिया है। आगे कहता है कि बेहतरीन सड़कें जिनके बनाने से में ठेकेदारों को कम तरदद्दू और विभाग को कम व्यय पड़ा। मतलब कि सड़क ऐसा है कि ठेकेदार को भी खर्चा भी कम पड़ा, विभाग को भी खर्चा कम पड़ा। सांप की तरह भागी जा रही है। यहाँ की सड़कें कैसी है? सांप की तरह। और उन्हीं के साथ कुछ सवारी पर कुछ पैदल मुसाफिर की द्रुत गति से चले जा रहे हैं। द्रुत गति में तेज गति से बच्चों। बोलता है धरती पर आदिवासियों का नृत्य हो रहा है। इस धरती पे किसका नृत्य हो रहा है? आदिवासियों का नृत्य हो रहा है बच्चों। कहता है कि और आसमान में बादल आंख मिचोनी खेल रहा है। कभी आसमान में बादल आते हैं, कभी हट जाते हैं। आंख मिचोनी खेल रहा है। जन जन के कंठ से मादक गीतों की सृष्टि हो रही है। बोला हर एक के कंठ से यहाँ का जो गीत है वो गाया जा रहा है, जिनसे पहाड़ और मैदान गूंज रहे हैं। यहाँ के जन जन के जो मुंह से गीत निकल रहा है उससे क्या हो रहा है बच्चों? पहाड़ और मैदान गूंज रहे हैं। जंगली जानवरों की आवाज के साथ जंगलों का कोना कोना बोल रहा है। जंगल के जानवर हैं उसकी आवाज के साथ जंगल का जो है सो कोना कोना बोल रहा है। विचित्र विचित्र पक्षियों की चहकन से पेड़ों की शाखा गुलजार है। अलग अलग पक्षी जो विचित्र विचित्र हैं, जिसे पेड़ों की शाखाएं भी गुल जैसा खिले हुए हैं। आगे बोलता है कि सुंदर जलवायु, मनहर वातावरण, हवा धीरे धीरे डोलती है तो अपने साथ फूलों की सुरभि बिखेरती चलती है। क्या बोलता है कि जब जलवायु इतना बढ़िया है, वातावरण इतना मनभावन है कि हवाएं धीरे धीरे चलती है, अपने साथ फूलों की खुशबू भी बिखेरती है। बादल धीरे धीरे बरसते हैं तो उनसे स्वस्थ शरीर और सुंदर स्वास्थ्य का वरदान मिलता है।
क्या बोलता है, जब बादल भी धीरे धीरे बरसते हैं तो प्रकृति के साथ स्वास्थ्य का भी वरदान मिलता है। नदियां कल कल छल छल स्वर में बहती है। नदी भी कैसे बहते बच्चों, कल कल और छल छल। किनारे पर किनारे पर के रहने वाले को अमृत बांटते, जो नदी किनारे रहता है उसके लिए पानी कैसा है, अमृत जैसा है। झरने सतत झर झर कर आंखों को तरी तथा नमी, कल्पना को सुंदर खुराक, चित्त को स्वच्छता और पवित्रता प्रदान करती है। क्या बोलता है कि जब झरना झरझर कर आंखों को नमी और कल्पना देती है, सुंदर मनभावन दृश्य प्रदान करती है, जिससे सब पवित्र हो जाता है बच्चों। आगे है खानों में कोयला। यहाँ के कहानों में क्या निकलता है, कोयला, अबरक, जंगल में तरह तरह की लकड़ी, फूल फगुनिया, नाचती तितलियां, फल भार के झुके रहे पेड़, शोभा संपन्न अवर्णीय घटित घाटियां और सुषमा की दर्शनीय नदियां और हरिती मावले मनमोहक मैदान। यहाँ सिर्फ क्या कोयला ही नहीं है, कोयला है, अकबरक है, जंगल की तरह लकड़ी है, फूल फूल फल हैं, तितलियां हैं, है ना, और फल से भरे हुए पेड़ हैं। ये सब का सब क्या है, यहाँ क्या एक दर्शनीय है। यहाँ का नदी भी अपने आप में मनमोहक है बच्चों। मानो मन पर जादू जैसा असर करने वाले पर्वत, मस्त निवासी, इन सब के साथ यह छोटा नागपुर है ना। छोटा नागपुर में सारे चीज के साथ विद्यमान है। तो एक और पृथ्वी अपने कोष को उगल रही है। क्या बोलता है, एक और पृथ्वी अपने कोष को उगल रही है तो वह कोयला बनकर लोगों के घरों में सोना ला रही है। अगर अपने माँ पृथ्वी के कोख से कुछ निकल रहा है तो कोयला का सोना बन के लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। और एक और पृथ्वी अपनी चमक दमक का प्रदर्शन कर रही है और वह अबरक बनकर दुनिया को श्रृंगार कर रही है बच्चों। आज जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बन रहे हैं हीटिंग इफेक्ट वाले, वे सब के सब अबरक से बनते हैं बच्चों, जो हमारे झारखंड से निकलते हैं। अपने निरंतर संघर्ष से नदियां पत्थर को खराद खराद एक नवीन आकार के प्रस्तुत कर रही है। तो उसे लोग श्वेत शालिग्राम कहकर पुकारते हैं। जो यहाँ एक से एक सुंदर सुंदर पत्थर निकलता है, जिसे लोग शालिग्राम कह के पूछते हैं बच्चों। पत्थर से करुणा की धारा झर रही है, जिसे लोग झरना कहकर विस्मित भाव से देखते हैं। क्या बोले, जो बड़े बड़े पत्थरों से जो झरना गिरती है उसे लोग विस्मित भाव से झरना कहते हैं। इस छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं, पर इनमें से हुंडरू का झरना निराला है बच्चों। तो झरना तो ढेर सा है, पर हुंडरू का झरना सबसे निराला है। मैं जब भी रांची गया, लेखक कहता है कि मैं जब भी रांची गया हुंडरू देखना जरूर जाता हूँ। यह झरना है क्योंकि यह वाटरफॉल है जिसमें मेरे मन प्राण पर जादू किया है। यह झरना जिसकी स्मृति भूलती नहीं, यह झरना जिसके बारे में लिखते हुए मैं आघात हूँ। मतलब यहाँ लेखक शब्द है लिखते लिखते। बोला जाता है ये है कहाँ, तो रांची से पुरुलिया के सड़क पर 14 मील की दूरी पर जाने पर एक सड़क मिलती है जिसे हुंडरू पहुंचते हैं बच्चों। पुरुलिया रोड से उसकी दूरी 13 मील है। कितना मील है, और 1 मील बराबर लगभग 1800 मीटर समथिंग होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यूं रांची से हुंडरू 27 मील है। रांची से हुंडरू कितना है, 27 मील है। महात्मा गांधी ने कहा है कि संध्या की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसको साधन भी महान हो। क्या बोल रहा है, संध्या की पवित्रता तभी महत्व रखती है जब उसको साधने वाला भी महान हो। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान ही चाहिए। अगर महान मंजिल पे पहुंचना है तो मार्ग भी महान होना चाहिए। जैसे हुंडरू का झरना, उसका स्वर्ग मार्ग, जैसे बच्चों से हुंडरू के झरना तक पहुंचने का मार्ग कठिन है। वो लेखक कहता है कि रांची से चलने वाले मुसाफिर को झरना पहुंचने तक ऐसे ऐसे सुंदर मैदान मिलते हैं जहां थोड़ी देर ठहर कर टहलने की इच्छा होती है। ऐसे जंगल दिखलाई पड़ते हैं जिनका विभीषिका से शायद बाघ को ही डर लगता है। और बीच बीच में पहाड़ी, उस पर झाड़ी, और बीच बीच में पहाड़ी और उस पर झाड़ी।
सब दर्शनीय है, सबका सब दर्शनीय है, सब वर्णनीय है, सब वर्णन करने लायक है। चूंकि महीना अगस्त का था, इसलिए धान की क्यारी भी न्यारी हरियाली थी। बलखाती सड़क जिस पर चलने से आनंद आए, पथरीली आनंद आए, पत्थर भी ऐसे के आनंद आए, पेड़ों पर चहकती चिड़िया जिनकी चहक सुनने में आनंद आए, सब मिलकर आनंद को कई गुना बढ़ा रहे थे। हवाएं डोल रही थी, हवाएं डोल रही थी, जैसे सलाह लेकर डोल रही हो, ऐसा कि मानो हमसे पूछकर डोल रहा हो। छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति है, जिनके रहन सहन में 70% कला बसती है। मार्ग में यूं खड़े जैसे मेरा स्वागत कर रहे हो। मकई के पौधे कहीं कहीं अलग अगल बगल में वो लहरा रहे थे, जैसे यहाँ वालों की किस्मत लहरा रही हो। यह प्रकार मार्गदर्शन का आनंद लेते हुए हम हुड्डू के पास एक बार मन ही मन में मैंने झरने को प्रणाम किया था बच्चों। आगे कहता है लेखक कि पहाड़ पर रानी की यह अजीब लीला है, सॉरी पानी लिखा हुआ है, पहाड़ पर पानी की यह अजीब लीला है, जिसके मुकाबले राम लीला करे या ना रास लीला। पानी का इस प्रकार उछलना कूदना धूम मचाना और उसकी यह आवाज जैसे 10-5 हाथी, जैसे 10-10 हाथी चिहाड़ रहे हो। तो 10-10 हाथी चिहाड़ रहे हो, इसका मतलब 10-10 हाथी एक साथ क्या कर रहे हो, जोर से चिल्ला रहे हो। ठीक है, जैसे 10-5 ट्रेन के इंजन एक साथ आवाज कर रहे हो। किस तरह कि मान लो 10-5 की संख्या में ट्रेन का इंजन आवाज कर रहे हो। जैसे एक साथ कई हवाई जहाज चक्कर काट रहे हो, मतलब इतना तेज आवाज होता था है। जैसे कई सहस्त्र नाग एक साथ फन फैलाकर फुफकार रहे हो। सहस्त्र नाग मतलब ढेर सारे नाग। पहुंचने के साथ यात्री के कानों में ऐसी ही आवाजें पड़ती थी जो हमने ऊपर आवाजें ये पढ़ी। ठीक है, बोला जाता है कि और अब झरना दिखने लगा। वातावरण की पवित्रता ऐसा ही मालूम होता है मानो हम देवलोक के समीप पहुंच गए। कैसा कि मान लो देवलोक मतलब स्वर्ग की ओर पहुंच गए। आगे बोल रहा है कि है क्या यह, आखिर ये है क्या। युग युग से पानी का आघात है, पत्थर की बर्दाश्त है, और यूं एक प्रकार से यह पत्थर की क्षमता का प्रदर्शन है। ये लगातार पानी का टकराव के बाद भी पत्थर बिखर नहीं रहे थे। पर एक पत्थर ऐसा भी है जिसकी छाती को चीर कर पानी निकलता है। हाँ, भले सब पत्थर टूट नहीं रहे थे, चकनाचूर नहीं हो रहे थे, लेकिन उसमें एक पत्थर ऐसा भी था जिसका छाती को चीर के झरना निकल रहा था। यूं एक प्रकार से यह जल की क्षमता का प्रदर्शन था, जिसके सामने पत्थर भी मात है, मतलब पत्थर भी झुक गया। हाँ, पत्थर मात है। करुणा के सामने, प्रेम के सामने, जिसके अपार बल के स्वरूप पत्थर की छाती से धारा फूटती है, पत्थर की आंखें से आंसू निकलती है और पत्थर का कलेजा पिघल जाता है। यह कह रहा है कि पहाड़ एक नदी का यह खेल है। क्या है, पहाड़ पर नदी का यह एक खेल है। यह नदी है स्वर्ण रेखा, जिसका उद्गम स्थान, ठीक है, 50 मील आगे हुड्रू का यह झरना है। ठीक है, कौन सा नदी पे, ये स्वर्ण रेखा पे है, जिसका उद्गम वहां से 50 मील दूर है। स्वर्ण रेखा नदी रांची धनबाद कहाँ कहाँ से बहता है, रांची धनबाद सिंहभूम बालासोर जिलों से होकर बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। याद रखिएगा, इकलौता यह नदी है जो सीधा बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है। आगे लेखक कहता है कि नदी जहां पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहां पर पानी की कई धाराएं हो जाती है, एक नहीं ढेर सी धाराएं हो जाती है। जब सबकी सब धाराएं एक होकर पहाड़ से नीचे गिरती है, एक विचित्र दृश्य दिखलाई देता है। यही झरना है, जिसकी ऊंचाई 243 फुट लिखा गया है यहाँ पे बच्चों। ठीक है,
उजला पानी ऐसा प्रतीत होता है कि कैसा प्रतीत होता है कि पानी से चक्कर और भंवर से पीसकर पत्थर सफेद चूर्ण गिर रहा हो, पूरा वाइट वाइट दिखता है। कभी ऐसा भी मालूम होता है कि रुई धुनने वाले अपनी धुनकी पर रुई धुनकर ऊंचे ऊंचे बैठा हुआ गल्ले से नीचे गिरा रहा हो, मतलब कोई रुई धुनकर ऊपर से नीचे गिरा रहा हो। बचपन में हवा की मिठाई लेकर फेरी वाला आता था तो उसके रंग लाल होते थे, प्रतीत होता था वैसे ही, लेकिन उजले रंग का हवा के मिठाई का पर्वत आज स्वयं फेरी निकाला है। मानो ये पर्वत खुद उस तरह का फेरी निकाला हो, बस जो हवा मिठाई बेचना था वो लाल होता था और ये व्हाइट। और कहीं कहीं बीच में चट्टाने पर जब प्रबल धारा गिरती है तो संघर्ष से इंद्रधनु जैसी रंग उत्पन्न होता है। जान पड़ता है कि सतरंगा पानी हवा से उड़कर विलीन हो जाती है। हवा में उड़ता इंद्रधनुष फरफर फरफरा रहा है, ठीक है, बूंदे अधिक है तो इंद्रधनुष भी ज्यादा बनता है। बोल रहा है कि चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की यह लीला स्थली है। झरना के एक ओर का जंगल रांची में है और एक ओर यह जंगल हजारीबाग के बीच में झरना बह रहा है। मानो उसका यह संदेश हो रहा हो कि वह सबके लिए है, सबका कल्याण उसका उद्देश्य है। वह न रांची का है न हजारीबाग का, बल्कि वह सबका है। ठीक है बच्चों, आगे कहता है कि बड़े झरने की बगल में 1 इंच मोटा एक पत्थर ऊपर से नीचे धीरे धीरे पत्थरों पर से उतर रही है, जैसे महादेव जी का कोई भक्त दूध चढ़ा रहा हो। मानो ऐसा प्रतीत होता था। नीचे जहां घनघोर धारा गिरती है वहां पानी करीब 20 फुट ऊपर उछलता है, 1 और 2 फुट नहीं, 20 फुट। कितना बच्चों? करीब 20 फुट ऊपर उछलता है। लगता है पत्थर के को चीर कर आने वाले पानी का स्वागत करने और उसका कंठहार पहनाने के लिए नीचे पानी ऊपर दौड़ता है, नीचे से पानी ऊपर दौड़ता है। मानो कि शिव जी को कंठहार बनने के लिए सब पानी दौड़ दौड़ के ऊपर की ओर चढ़ता है। मेरे मित्र कहते हैं कि शिव जी की बारात शायद इसी राह से गुजरी थी। क्या बोलता है उसका दोस्त? कि शिव जी की बारात शायद इसी राह से गुजरी थी। ठीक है, उसका स्वागत करने को पत्थर ने इस गुलाब पास का प्रबंध किया था, यह गुलाब पोस का प्रबंध किया था। वह गुलाब पास शाश्वत होकर अभी भी झरझर कर रही है। क्या कर रही है? झरझर कर रही है। स्वयं झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है। क्या? गुलाब का झरना बोलता है कि झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है। झरने के आगे की घाटी का दृश्य, पहाड़ के नीचे एक पतली सी नदी बहती जाती है, जैसे थर्मामीटर में एक पतली पारा जो चढ़ता है। आगे भी एक पहाड़ मालूम होता है, ठीक है, होता है। पहाड़ नदी को ललकार रहा है कि यहाँ तुम किसी प्रकार पार होकर मेरे आगे जा सको तो जानो। पहाड़ क्या कहता है? अगर हिम्मत है तो इसको पार करके मेरे आगे जाओ तो जानो। यहाँ पर नदी यूं दिखाई देती है जैसे नदी के इर्द गिर्द पत्थर का अंबार लगा कर उस पर झाड़ी उगाई जाती हो। प्रकृति या परमात्मा ने अपने हाथ से यह सब किया होगा, अन्यथा मनुष्य जाति में इतनी सामर्थ्य कहाँ। क्या बोल रहा है? कि जरूर प्रकृति का परमात्मा ने ही यह किया होगा, मनुष्य में इतना हिम्मत कहाँ है। सैकड़ों वर्ष भी मानव प्रयत्न से शोभा के इस विशाल वैभव को सृष्टि कठिन है। क्या बोल रहा है? अगर सैकड़ों साल प्रयत्न करे फिर भी ऐसा शोभनीय विशाल दृश्य बनाना कठिन है। आय कह रहा है पहाड़ के ऊपर से एक पतली सी पगडंडी नीचे गई और उसके सहारे हम भी कई बार नीचे गए। मतलब रास्ता है, पगडंडी मतलब रास्ता, सड़कें है। नीचे जाकर हम अनिमेष कुछ देर तक इस शोभा के अपने आंखों की प्यास बुझाते रहे, उस दृश्य को देख करके। यह शोभा, यह घटा और यह दृश्य, क्या शोभा था, क्या घटा था, क्या दृश्य था। यह इतना बड़ा प्रपात था जहाँ ऊंचाई 243 फुट से पानी नीचे गिरता है। बीच बीच में चट्टाने की जगह से हुंडरू
शोभा बिखर जाती है। ठीक है, चट्टान पे जब गिरता है तो शोभा बिखर जाती है चारों ओर। पानी कुछ पीलापन लिए हुए और यूं सरसराता हरहराता गिरता है कि कुछ भयंकर मालूम पड़ता है। जौनहों में से पानी गिरता है, ये जौनहे में से बोल रहा है ना, जौनहे में से पानी गिरता है, वह बिल्कुल सफेद, जहां से पानी गिरता है वहीं सफेद और भयंकर से उसमें नहीं होती है। वह वह मधुधर और कोमलता से ओतप्रोत जान पड़ता है। यहाँ का पानी निरंतर संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरता हुआ मानो आगे की दृष्टि करता हो, जिसका धुआं बराबर उड़ता रहता है। इतना भयानक जलप्रपात है। आगे कहता है, हुंडरू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है तो कहीं हिरन की तरह छलांग मारता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। सारा पानी एक जगह सिमट कर जहां नीचे गिरता है, उस जगह इसका रूप बहुत विशाल है और भयंकर है। उस जगह हाथी भी जाए तो धारा के साथ कहाँ चला जाए, इसका मिलना मुश्किल है, इतना विशाल है ये जगह। इसके बाद धीरे धीरे मंथर गति से इसका पानी नदी के रूप में, जिसको देखने के लिए दिन रात दर्शन, ये तांता लगा रहता है दृश्य को देखने के लिए। तांता मैंने भीड़ लगा रहना। ठीक है, यहाँ डिस्ट्रैक्ट बोर्ड की ओर एक बंगला बनवा दिया गया है, लेकिन खाने पीने के सामान का यहाँ अभी भी अभाव है, मतलब खाने पीने का सामान यहाँ अभाव है। हुंडरू जलप्रपात की भीड़ और चीजें का अभाव देखकर ख्याल आया कि यहाँ लोगों सचमुच अव्यवहार्य होगा। अगर किसी दूसरी जगह में ऐसा झरना होता तो वहाँ के लोग इसके पास दुकान वगैरह सजाकर अपने लिए आय का और दूसरे के लिए सुविधा की व्यवस्था कर देते, पर यहाँ वैसा है नहीं, क्योंकि इतना ही ऊंचाई पे है ना, जो आसान नहीं है। धन्य हुंडरू, किस युग से, किस महाकवि की वाणी से, किस संगीत की स्वर लहरी और किस प्रेमी की रुदन ध्वनि से पिघलकर यह पाषाण बह रहा है। यह कह सकना असंभव है कि पत्थर का अंतःस्थल जैसे पिघल कर बह रहा है, वैसे यदि मनुष्य का अंतःस्थल द्रवित होकर बहने लगता तो संसार से कलह, कपट, स्वार्थी और छीना झपटी का अंत हो जाता। यह दो तरह के पत्थर देखने में आए हैं। एक वह पत्थर जिसका अंतर फोड़कर विशाल झरना झर रहा है, ठीक है, जिससे धारा नीचे गिर रही है, पर वह जरा सी भी विचलित नहीं होती, ज्यों 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 का त्यों खड़ा रहता है। वरना सोचो अगर घिसक जाए तो क्या होगा। घिसता भी नहीं, धंसता भी नहीं और खिसकता भी नहीं। क्या बोलता है, घिसता भी नहीं, धंसता भी नहीं और खिसकता भी नहीं। 243 फुट का यह प्रपात निराला है। सुंदरता यहाँ साकार हो गई है और वर्णन शक्ति को यहाँ और भावों की कमी हो गई है। विचित्र शोभा है जो कभी पुरानी नहीं पड़ती और धन्य प्रपात है जो सदा एक सा बह रही है। अविरल और अविचल दोनों का उदाहरण यहाँ एक बार में ही उपस्थित है। दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से न जाने कितने पानी या पहाड़ दान कर चुका है। क्या बोल रहा है कि दानी थोड़ा बहुत दान करता है और गुमान करता है, पर युग युग से ये पहाड़ कितना पानी दान कर चुका है, पर इसका कोई अभिमान नहीं है। अंधे आज सुन ले तो प्रवाह का अंदाज लगा ले, अगर सुन ले धारा का प्रवाह तो अंदाजा लगा सकता है कितना विशाल होगा। कर ले और बहरे प्रवाह देख ले, और बहरे क्या करे, प्रवाह देख ले तो अंदाजा लगा ले। समुद्र गंभीरता से भी प्रसिद्ध है, समुद्र गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है तो हुंडरू अपनी चपलता के लिए मशहूर है। किंवदंती है कि इस हुंडरू से 7 मील पर कुछ लोगों ने एक प्रपात देखा है जो इससे कई गुना बड़ा है, पर वहां जाने का रास्ता इतना बिहड़ है
कि घनघोर भयंकर है कि जंगल के उस भाग में पहुंच सकना दुश्वार है। अगर बात सही है तो जंगल विभाग को उसका ठीक पता लगाकर वहां का मार्ग का निर्माण कर देना चाहिए, जिससे वह प्रपात भी जनता के सामने आ सके। जो भी हो, होंडू दर्शन ये है, इसकी याद भुलाने की नहीं। कितने दिन गुजर गए, लेकिन पानी आंखों के सामने उसी प्रकार उछल कूद मचा रहा है। तो बच्चों, ये पाठ हमारा पूरा हुआ। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा वॉच करें, ताकि जानकारी आप लोग को पूरा मिल सके। फिर मिलेंगे नए टॉपिक में, ठीक है, नए चैप्टर के साथ। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।